हेलो एवरीवन, वेलकम टू LFS, जो कि एक ल्यूसन फास्ट सीरीज़ है जिसमें हम ल्यूसन के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है ज्योग्राफी और टॉपिक है अर्थ। ठीक है, इससे पहले हमने एक पार्ट कवर कर लिया है जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, वो आप जाके देख सकते हो। अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो, उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी ही मिलेगी। ठीक है, तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्थ की। ठीक है, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वो ये कि हमारी गैलेक्सी का सबसे पहले तो नाम बता दो, बहुत इजी है। उसके बाद हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी जो कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम बता दो, बहुत ही ईजी। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं हम इनर प्लैनेट्स की, यानी कि इनर प्लैनेट्स पता होगा जिन्होंने लेक्चर कंप्लीट करा है या फिर जिन्होंने ऑलरेडी पहले कहीं से पढ़ा हुआ है या खुद से पढ़ा हुआ है, उनको पता होगा इनर प्लैनेट्स हम किन्हें बोलते हैं। ठीक है, नहीं पता तो जाके लेक्चर देख लो, दैट इज़ मोर यूजफुल। ठीक है, अर्थ जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है इनर प्लैनेट्स में। इनर प्लैनेट्स हमें पता होना चाहिए कि कौन से हैं इनर प्लैनेट्स होते हैं। देखो, इनर प्लैनेट्स होते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि बीच में आती है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या आती है? एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है ये मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, और जुपिटर के बाद जो जितने भी प्लैनेट्स आते हैं, 4 ही आते हैं वैसे तो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको अलग करती है। ठीक है, ये जो 4 होते हैं ये इनर प्लैनेट्स होते हैं, ये जो 4 होते हैं ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थ जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, किसमें? इनर प्लैनेट्स में। इसके बाद तो अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो इससे भी बड़े प्लैनेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ एक्सिस की। जो हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। हमने अब तक क्या समझा था कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती है, ऐसे, लेकिन इसका एक्सिस तो ऐसे है ही नहीं। इसका एक्सिस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, जो कि हम बोलेंगे 23 हाफ टिल्टेड है, इतना। ठीक है, इतना टिल्टेड है ऐसे, और ये आपकी अर्थ है 23 हाफ, और ये एंगल बनाते हैं 66 हाफ डिग्री का एंगल ये बनाते हैं। ठीक है, और इसी पे ये रोटेट करता है ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, अब आगे समझ में? ओके, कितना टाइम लगाता है ये अपनी ही एक्सेस पे रोटेट करने में, यानी कि दिन से रात करने में और रात से दिन करने में? ये 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.091 सेकेंड्स लेता है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली बोल देते हैं क्या? 24 आवर्स। ठीक है, ओके। इसको बोला जाता है वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट क्यों बोला जाता है? वेरी इजी, क्योंकि इस पे वाटर अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? वाटर। ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इस पे वाटर अवेलेबल है अगेन। ठीक है, इसके पास आपको बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती हैं। मेनली जो हमें गैसेस पढ़नी होती है वो होती है ये 4। सबसे पहले जो आपको गैस देखने को मिलती है या फिर ज़्यादा अमाउंट में जो गैस देखने को मिलती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने परसेंटेज अर्थ पे नाइट्रोजन अवेलेबल है। उसके बाद आती है आपकी सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। ठीक है, देन आपको देखने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन आपको देखने को मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके। अब मैं बात करती हूँ कि क्या हमारा अर्थ गोल है, फ्लैट है या ओवल है? तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ये एक जियोइड प्लैनेट है। जियोइड प्लैनेट किसे बोला जाता है? यहाँ पे ध्यान से देखना, जियोइड प्लैनेट बोला जाता है ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा अलग सा बना है बट समथिंग कुछ तो ऐसा ही होता है, ऐसे। यहाँ पे हल्का सा डेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे भी हल्का सा डेंट होता है, बल्ज, और यहाँ पे होता है बल्ज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपैंडेड होती है, बाहर को निकली हुई है ऐसे। कभी क्ले देखिए, क्ले को ना, क्ले का सर्कल बनाना, एकदम ऐसे स्पेयर बनाना राउंड राउंड, उसको ऐसे यहाँ से प्रेस करना, तो वो जब ऊपर और नीचे से दबेगी ना तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी हल्की हल्की, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बल्ज क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब ये बल्ज क्रिएट हो जाएगा तो ये थोड़ी सी ऐसी सी हो जाएगी, बीच में यहाँ से थोड़ी सी दबी हुई एंड यहाँ से बाहर, तो इसको बोलते हैं क्या? जियोइड, जियोइड फॉर्म। ठीक है, इसको बोला जाता है। ओके, आई थिंक अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। गोल्डीलॉक्स जोन बोला जाता है इसे। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? गोल्डीलॉक्स जोन होता है जहाँ पे आपको इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिलता है जो कि आपके सर्वाइविंग के लिए ईजी होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको रहना आसान होता है। यहाँ पे आपको इनफ ऑक्सीजन गैस देखने को मिलती है और ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन लेयर हमारी क्या होती है?
प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होती है जो कि हमें सन से और अननेसेसरी स्पेस की जितनी भी हानिकारक चीज़ें होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है। ये बात हो गई आपकी अर्थ की। अब हम चलते हैं मून पे। मून क्या होता है? मून इज़ वेरी इजी। मून क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 3475 किलोमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रफली आइडिया लेके चलो। ठीक है, सरकमफेरेंस की बात करूँ तो 10,864 किलोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं एपोजी और पेरिजी की। एपोजी और पेरिजी की मैं बात करती हूँ। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ, देखो ऐसे ध्यान से देखना। ये आपकी हो गई अर्थ, ठीक है, ये आपका हो गया मून। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी आपका मून हो गया। मतलब ऑब्वियसली जब ये एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया जिसपे मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। जब ये जो डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा है तो इसको बोला जाता है एपोजी। क्या बोला जाता है? एपोजी। इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है, 4,06,000 किलोमीटर ऐसे करके लिख लो। इसके बाद ये जो एपोजी होता है ये फार डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फार डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपको कम दिख रहा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको कम दिख रहा है, तो ये दो जगह पे क्या बनाता है? पेरिजी। क्या बनाता है? पेरिजी। पेरिजी यानी कि पास में, यानी कि नियर। इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3,64,000 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये एकदम सर्कल या फिर राउंड नहीं है इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है। ठीक है, ये जो मून है ये इस तरीके से रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से रिवॉल्व करता है ना, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है, तो ये जो कम वाला डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है पेरिजी। ये ज़्यादा वाला जो डिस्टेंस होता है दोनों साइड, इसको बोला जाता है एपोजी। यानी कि यहाँ पे जब आपके मून और अर्थ आमने सामने आएंगे ना कम डिस्टेंस पे, तो आपके आएंगे टाइड्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काम करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे होता है एपोजी, यानी कि दूर दूर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एपोजी और पेरिजी के बारे में। आई थिंक आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं मून के रिगार्डिंग। तो मून जो है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स। ठीक है, इतना टाइम ये लगाता है खुद में रिवॉल्व करने में। ठीक है, और इसका जो ये टाइम होता है 27.5 डेज, ये जब खुद के एक्सिस पे रोटेट करने में लगाता है, इसको बोला जाता है सिड्रल मंथ। सिड्रल मंथ। ठीक है, अब ये जो सिड्रल मंथ है अगर ये पेपर में आ जाता है तो आपको इंस्टेंटली याद आना चाहिए कि ये मून के बारे में बात हो रही है, और ये मून के बारे में तो बात हो रही है तो ये 27.5 डेज की बात हो रही है जब ये खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है। सिड्रल मंथ उसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड कितने टाइम में रिवॉल्व करता है। ठीक है, अर्थ के अराउंड, तो ये टाइम लगाता है आपका 29.53 डेज। इसको बोला जाता है सिनोडिक मंथ। सिनोडिक मंथ, तो ये दो मंथ्स हैं, ये आपको याद रखना है, दोनों ही मून से रिलेटेड है। ठीक है, सिनोडिक मंथ जो है वो अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करता है 29.53 डेज लगाता है, और उसके बाद जो सिड्रल मंथ आता है वो आपका 27 डेज एंड हाफ लगाता है खुद के एक्सिस पे रोटेट करने में मून। ठीक है, इसका जो टोटल सरफेस हमें विजिबल होता है वो होता है 59%। 60% अगर पेपर में आ जाए तो वो गलत माना जाएगा, तो इसको तो एग्जैक्ट याद रखना। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शंस अब दिए जाते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्ट याद रखना है इसका परसेंटेज कि कितना विजिबल होता है। अगर अप्रॉक्स भी याद रखोगे ना तो भी गलत होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर उसने 61, 60, 59, 58% ऐसे करके दे दिया तो क्या 60 मार्क करोगे? गलत हो जाएगा ना, तो आप 59 ही इसको अच्छे से ध्यान रखना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या बोला जाता है कि ये एक डस्ट पार्टिकल से बना हुआ सरफेस है। इसका जो सरफेस है वो डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, इसका जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन अभी तक देखा गया है वो है ल्यूबिटी माउंटेन, जिसकी आपको हाइट देखने को मिलती है कितनी? 10,660 किलोमीटर हाई। ठीक है, इतनी आपको हाइट जो इसकी देखने को मिलती है। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है,
इसके पास कोई लाइट नहीं है, सन की लाइट से ये हम तक लाइट पहुंचाता है, एंड इसके पास कोई साउंड भी नहीं है, ठीक है। इसका जो डे टाइम टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो नाइट टाइम टेम्परेचर होता है वो होता है -180 डिग्री सेल्सियस। अब जो मून की जो लाइट होती है ना, मून की लाइट तो वैसे नहीं होती, बट ये जो सन से अब्जॉर्ब करता है मून, ठीक है, फिर ये हम तक पहुंचाता है अर्थ तक रात को, ठीक है। तो ये जो लाइट होती है ये 1.3 सेकेंड्स लेती है अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। ओके, मून जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है अर्थ से, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो अर्थ से ये 1/4 छोटा है, ठीक है। ओके, इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है मून की वो 1/6 है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, इस पे आपको मेनली सिलिकॉन देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है, एंड मैग्नीशियम देखने को मिलता है। ये 3 जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं, आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। अब बात करते हैं कि जो हम इतना सब कुछ मून के बारे में पढ़ रहे हैं, इस स्टडी को कहते क्या है। इस स्टडी को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेलेनोलॉजी। एस मतलब बहुत ही सिमिलर साउंड कर रही हैं चीज़ें। सेलेनोलॉजी आपको पता होना चाहिए मून के बारे में बात हो रही है। सिड्रल मंथ आपको पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशन के बारे में, सिड्रल मंथ आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन के बारे में बात हो रही है, जब ये खुद के एक्सेस पे रोटेट करता है 27.5 डेज में, ठीक है। एंड सिनोडिक मंथ की बात की जाए तो ये 29.53 डेज लगाता है अर्थ का रेवोल्यूशन करने में। मून को एक चीज़ और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फॉसिल प्लैनेट, ठीक है। काफ़ी सारे अवशेष मिले हैं तो इसे फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। इससे पहले हमने बाकी जो इनर प्लैनेट्स थे वो कवर कर लिए थे। ये हमारा लास्ट इनर प्लैनेट है एंड ये हमारा आउटर प्लैनेट आ जाता है। इससे पहले हमने मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ ये सब कंप्लीट कर लिया। मार्स की बात करते हैं। मार्स पे आपको सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में देखने को मिलता है वो है आयरन, ठीक है, जो कि रेड सॉइल के साथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब आयरन मिलता है जो कि रेड सॉइल में मिलता है। रेड सॉइल यहाँ पे ऐसी होती है जो कि आयरन रिच होती है, समझ लो। रेड सॉइल होती है पूरी रेड सॉइल, तभी तो रेड दिखता है ना मार्स। तो ये जो रेड सॉइल यहाँ पे है ये बहुत ही ज़्यादा रिच है, किसमें, आयरन में, ठीक है। और यहाँ पे पिंकी स्काई होता है, पिंक स्काई होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो वो पिंक होता है। इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है फॉर द ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। एंड इसके जो 2 सैटेलाइट्स हमने पढ़े हैं या अभी तक हमें पता है वो हैं फोबोस एंड डीमोस। ये आपको ध्यान रखना है, फोबोस एंड डीमोस का नाम आएगा तो इंस्टेंटली याद आना चाहिए मार्स की बात हो रही है, मार्स की सैटेलाइट्स हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम जुपिटर की। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। विंटर प्लैनेट भी इसको बोला जाता है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -48 डिग्री सेल्सियस होता है, एवरेज है ये तो, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसको विंटर प्लैनेट बोला जाता है। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट, जुपिटर के वैसे तो काफ़ी सैटेलाइट्स हैं, ये आप मुझे बताएंगे कितनी है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे इन्हें कि कितनी होती है। जुपिटर की जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो कौन सी है, गैनीमेड। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन से बने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सैटर्न एंड यूरेनस पे, ठीक है। तो सैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सैटर्न से सेकंड याद रख लेना बस, इससे आपको ध्यान रहेगा कि जुपिटर सबसे बड़ा होगा। अगर कभी सैटर्न और जुपिटर में कंफ्यूजन होती भी है तो सैटर्न से सेकंड याद रख लेना, ठीक है। ये एक ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग इसके पास होती है, ऐसे होती है, देखा ही होगा यार, ऐसे करके इसके पास बहुत सारी रिंग्स होती है, ठीक है। ये होता है सैटर्न। मेड अप ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल्स, बर्फ़ और बर्फ़ से जमे हुए डस्ट पार्टिकल्स की ये जो रिंग्स बनी हुई होती हैं सैटर्न के अराउंड, ठीक है। इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो है टाइटन। गैनीमेड किसका है, जुपिटर का, ठीक है। एंड सैटर्न का कौन सा है, टाइटन। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे हम रीजनिंग में याद रखते हैं ना, क्या क्या याद रखते हैं बताओ, देखो RST, सैटर्न एंड टाइटन, पास पास है ना, ऐसे याद कर लो। और या फिर तो फिर गैनीमेड याद ही हो जाएगा, तो इसको याद कर लो, सैटर्न है तो इससे T यानी कि टाइटन, ठीक है, ऐसे याद कर लो। देन आता है आपका यूरेनस।
ठीक है, यूरेनस में क्या है 4 टाइम्स, लाइक 4 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ, इतना बड़ा है ये अर्थ है, इससे 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स। ठीक है, ये जो है ये ग्रीनिश अपीयर होता है। ग्रीनिश क्यों अपीयर होता है? क्योंकि इसके पास मीथेन गैस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है अब तक। ठीक है, मीथेन गैस की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीनिश अपीयर होता है, दिखता है ग्रीनिश। ठीक है, इसको किसने ढूंढा था या फिर ये किसने बताया था? तो 1781 में विलियम हर्शियल ने इसको बताया था और ये 7th प्लैनेट ढूंढा गया था, 7th प्लैनेट की नंबर पर। ठीक है, ये ऐसा पहला प्लैनेट था, एक इंटरेस्टिंग ये फैक्ट बनेगा, ये पहला ऐसा प्लैनेट था जो कि टेलीस्कोप से ढूंढा गया था, टेलीस्कोप से। तो टेलीस्कोप से कौन सा प्लैनेट ढूंढा गया था? वो था आपका यूरेनस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, यूरेनस जो है वो आपका कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, ओके। अब आते हैं हम नेपच्यून पे, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है। ठीक है, नेपच्यून क्या है? नेपच्यून इज़ द 8th प्लैनेट। ठीक है, सबको पता है। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है। ठीक है, सरफेस पे लो होता है और ये सिमिलर है यूरेनस से भी, मतलब दोनों की बॉडी थोड़ी मिलती जुलती ही है। ठीक है, इसके पास भी मीथेन रिंग्स होती हैं। ओके, ये एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है -90 डिग्री सेल्सियस होता है। जुपिटर का हमने कितने देखा था? -143 डिग्री सेल्सियस जुपिटर का होता है एंड नेपच्यून का होता है -190 डिग्री सेल्सियस। इसके पास 13 रिंग्स होती हैं। तो 13 रिंग्स अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आपको याद आना चाहिए दैट इज़ फॉर नेपच्यून। ठीक है, ये हमारी बात हो गई नेपच्यून तक। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो है सोलर सिस्टम वो कंप्लीट होता है। ओके, अच्छा एक लास्ट चीज़, वैसे प्लूटो को भी काफ़ी टाइम तक हमने अपने सोलर सिस्टम में जगह दी, लेकिन इसके जो मिथ्स थे वो ख़त्म हो गए। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों ख़त्म हो गए। प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट नाउ, अब से ये कोई प्लैनेट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट गिवन बाय IAU क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसने इसको प्लूटो को एक प्लैनेट नहीं माना है, किसने इस चीज़ की रिपोर्ट दी है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, जो कि एक सेज रिपब्लिक है प्रेग में। ठीक है, पेरेग्यू में। ठीक है, कहाँ पे? 2006 में 24 अगस्त को इसको प्लैनेट की पदवी से हटा दिया गया था। डिक्लेयर्ड प्लूटो वुड नो लॉन्गर रिमेन अ प्लैनेट, क्योंकि इसने कुछ जो सर्कमस्टांसेस होते हैं एक प्लैनेट को फॉलो करने के लिए, वो इसमें ये कैपेबल नहीं था। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दिया, बस दैट्स इट। इतना सोलर सिस्टम हमने कवर कर लिया है। ये हो गया आपका पार्ट 2। अब पार्ट 3 के लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, इससे आगे वाला पार्ट आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। एंड थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड या मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।